जा रहे हैं। हाँ, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब ये क्या है, कैसे है, इसको हम लोग करते हैं, बट पहले की प्रोविजंस को समझेंगे और डिटेल करेंगे। देखो, सबसे पहले मूल प्रावधान को रखते हैं, बाद में इसके डिटेल करेंगे। मूल प्रावधान, तो ये पूरा उल्लेख मिलता है हमें अनुच्छेद 32 में। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा संविधान की आत्मा, जो कि बड़ा कंफ्यूजिंग है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है या ये है। तो जब क्वेश्चन आए और उसमें स्पेसिफिकली मेंशन हो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम, तभी ये बात करनी है। B.R. अम्बेडकर। अब और समझते हैं पहले संकल्पना को कि आखिर ये क्या है और क्यों इसको संविधान की आत्मा कही गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, आज ही खरीद के लाए, और आज ही आपका ये मोबाइल फोन काम करना बंद कर देता है। ना तो स्क्रीन काम कर रहा है, ना इसका टच पैड काम कर रहा है, और ना ही इस पे फोन आ रहा है, ना जा रहा है। आप क्या करोगे? जिस दुकान वाले से खरीदे हैं उसके सर पे पटकेंगे। फ्लिपकार्ट, अमेजन से मंगाए हैं तो वापस करेंगे कि भाई काम नहीं कर रहा। तो काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम इसके लिए कुछ पे कर रहे हैं, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमारा पूरा अधिकार है कि हमारा सामान सही तरीके से मिले। हम सेम चीज होता है हमारे ह्यूमन के संदर्भ में भी, एक नागरिक के संदर्भ में भी। क्या समझो आप, नागरिक और मोबाइल फोन में कैसे समानता होगी। एक नागरिक क्या कर रहा है, तो वो सरकार के प्रति लॉयल है, सत्यनिष्ठ है। सत्यनिष्ठ है। सरकार कहेगी कि भैया नागरिक लाइन में लग जाओ, नोटबंदी हो रही है। लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल हम लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे। अगर सरकार कह रही है कि आप जो है जीएसटी कर का भुगतान कर दो, हम कहेंगे हाँ भाई कर का क्यों नहीं भुगतान करें, हम सिटीजन है तो करेंगे ही करेंगे। सरकार कह रही है कि आप हेलमेट पहन के चलो, तो हम नियम मानेंगे सारे। तो जब हम सारे काम कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि भाई हमको स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दो बदले में, तो हम उसके बदले में एक तरह से रिलेशन देखते हैं गिव एंड टेक का। तो अगर नागरिकों को कुछ अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये नागरिक कहाँ जाएगा। इसी के बदले सरकार दे रही है अधिकार, और सरकार कहे नहीं अभी आपको बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के क्या करेगा ये? ज्यादा शक्तिशाली कौन है, सरकार या व्यक्ति? व्यक्ति एक होता है, सरकार पूरी समूह संस्था का नाम है। एक संस्था इतनी सक्षम है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ये स्थितियां बनती हैं। तो हमारे संविधान निर्माता ये देख रहे थे कि भाई राज्य तो बहुत शक्तिशाली है, इसके पास कानून व्यवस्था, नियमन के साथ साथ आपातकालीन शक्तियां भी हैं। अगर ये चाहे तो कभी भी समानता, स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकता है। तो इन्होंने इस बात को देखते हुए कहा कि नहीं, कम से कम एक ऐसा प्राधिकरण बनाया जाए, एक ऐसा चैनल बनाया जाए, एक ऐसा डोर बनाया जाए जहां पे इस आदमी के काम करने के बाद भी अधिकार छीन रहा है, तो उसको फिर से बहाल कर दिया जाए। जैसे मोबाइल खराब हो गया तो कंप्लेन करेंगे तो फिर से नया मोबाइल मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे हुई, उपचार किया जा रहा है। मतलब आपको अगर बोलने नहीं दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं ये गलत है, तो बोलने के पूरे अधिकार मिलेंगे, एक पैसा भी छीना नहीं जाएगा। अभी चलेंगे, उसका फोटो भी दिखा देंगे। एक बड़ा अच्छा फोटो है यहाँ पे, देखो। एक आदमी ने कहा कि मुंबई का जो डीजीपी है वो चोर है।
मुंबई का जो डीजीपी है वो चोर है, और उस आदमी का नाम था अर्नब गोस्वामी। ठीक है, अर्नब गोस्वामी। इसने किसके अगेंस्ट में कहा? तो उस समय मुंबई का एक डीजीपी हुआ करता था, आजकल वो भागा हुआ है, पता नहीं है उसका किधर है। कुछ ऐसे कुछ नाम है, पीएन भगत करके मुंबई डीजीपी, ऐसे डालोगे तो खुद ही आ जाएगा। मुंबई डीजीपी परमवीर सिंह भगौरा है वो, डीजीपी होके भागा हुआ है, बताओ। परमवीर सिंह, परमवीर सिंह, परमवीर सिंह। आप देखो इस दोनों केस को मैं यहां पे लाता हूं। तो क्या हुआ था? रिपोर्टर है अर्नब गोस्वामी, इनको सब जानते हैं। ठीक है, वो अर्नब गोस्वामी और ये है परमवीर सिंह। ठीक है, परमवीर सिंह ये थे उस समय के डीजीपी। जब इन्होंने क्वेश्चन उठाया कि क्यों नहीं भाई कुछ केसेस का डिटेल में जांच होता है, तो ये आदमी जो था, ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी ने फिर लाठीचार्ज वगैरह करवाया, अरेस्ट वगैरह करवाया, इस रिपोर्टर को पूरी तरह से जेल में बंद कर दिया गया। मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें हम लोगों ने प्रेस की स्वतंत्रता भी पढ़ी है, उसको इस आदमी ने अपने पावर के बल पर जो था वो खत्म करने का प्रयास किया। अब आते हैं बाद में क्या हुआ। तो ये करप्ट था। ऐसा हुआ कि अंबानी के घर पे कुछ बॉम्ब मिले, पता चला कि इसका हाथ था, और भी केसेस आए तो पता चला ये पैसा लेके कुछ कर रहा था। बाद में चलकर इसको नौकरी से निकाल दिया गया, शायद अभी सस्पेंड है और भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो फिर इस जैसे लोगों को कौन बचाता? ये तो पूरा पुलिस वाला डीजीपी था, कुल मिला के इसको पीट पीट के तो जो जान ले लेता। तो ऐसा हो चुका है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जहां पर राज्य के अगेंस्ट बोलने पर बहुत कठोर सजा मिल रही थी। अब इसी बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने समझा। आप देखो, जब लोकमान्य तिलक कहते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अंग्रेज उठा के जेल में डाल देते हैं, कहते हैं स्वराज तुम ले लो जेल में, 6 साल की सजा हो गई। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको कि समझते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 को रचा है। अब आओ सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 32 में कितने क्लॉज हैं, कितने इसमें धाराएं हैं। तो इसका जो सबसे पहला क्लॉज है वो है अनुच्छेद 32(1). 32(1) हमारे संविधान के संवैधानिक उपचारों की प्रकृति को बताता है। ये बहुत स्पेशल है, संवैधानिक उपचारों की प्रकृति। देखो संवैधानिक उपचारों की क्या प्रकृति है, तो ये कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में समादेवन का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। बहुत टफ है ये। देखो ये आते हैं, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं। प्रकृति, और प्रकृति कैसी है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हम लोग एक चार्ट से समझेंगे इसकी प्रकृति। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और चार्ट में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जो उपचार है वो कहता है इस भाग में प्रदत्त, मतलब ये जो अनुच्छेद 32 है, इस भाग, इसका मतलब हुआ कि अनुच्छेद 32 का प्रयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में हो सकता है, के उल्लंघन की दशा में होगा, अन्य किसी मामले में अधिकार की ये 32 दायर नहीं होगा। सीधा सीधा कहा जाता है। दूसरा ये कहता है समुचित कार्यवाही। ये क्या होता है? समुचित कार्यवाही मतलब थ्रू एप्रोप्रिएट प्रोसीड्योर, कार्यवाही। तो देखो यहां पे झोल है, झमेला है। समुचित कार्यवाही, हालांकि ये समुचित कार्यवाही लिखा हुआ कहीं नहीं है, डिटेल नहीं है। समुचित कार्यवाही क्या होती है? तो देखो एक ब्रिटिश लॉ था जिसका नाम था लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी,
स्टैंडी, यही है इसका लिटरल मीनिंग, समुचित कार्यवाही। मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है केवल वही अब न्यायालय के समक्ष खड़ा होगा। और वो खड़ा कैसे होगा? प्लेस टू स्टैंड, वो कैसे खड़ा होगा? तो सीधा सीधा नहीं खड़ा होगा, बल्कि बल्कि अब वो ऐसे कोर्ट रूम, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो न्याय की भाषा जानता हो। मतलब ये जो लोकस स्टैंडी है वो कहता है कि व्यक्ति अपनी पैरवी खुद नहीं कर सकता है, बल्कि कौन करेगा? तो इसकी पैरवी वो करेगा जो लॉ जानता है, लीगल प्रैक्टिशनर है। मतलब समझो कि अगर आपको किसी ने रोड चलते पीट दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते थे? यही था, इसका नियम बदला है। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि आपको लॉ कानून की भाषा नहीं आती थी। इसके लिए आपको एक वकील बुलाना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट में उसका फीस भरना पड़ता, और तब जाके फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अनुच्छेद 32 मिलता। तो थ्योरेटिकली ये जो प्रोविजन है ये कहता है कि किसी विधिवेत्ता के माध्यम से सुनवाई होगी। विधि वेत्ता मतलब लॉयर के माध्यम से सुनवाई होगी, लॉयर के माध्यम से। कुछ झमेला नहीं लग रहा है? सुनवाई होगी। झमेला था भाई, रिक्शा वाला, ठेला वाला, पटरी वाला, रेहड़ी वाला किसको बुला के लाएगा? इतना पैसा होता है? सुप्रीम कोर्ट के वकील का एक दिन के हियरिंग का चार्ज है 1 लाख रुपया, कहां से दे पाता? तो ये जो प्रोविजन था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए रखा गया ताकि भीड़ भाड़ को बचाया जा सके, वो आदमी अच्छे से बता पाए जिसके साथ बुरा हुआ है। लेकिन वो आदमी भी अगर लायक होगा बताने को तब तो बता पाता। तो यहाँ समुचित कार्यवाही का जो परंपरागत अर्थ था वो था लोकस स्टैंडी। लेकिन लोकस स्टैंडी में जिस क्लॉज को रखा गया वो फॉल्टी था, उसमें दिक्कत थी। 1960 के दशक में यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंज आया। चेंज ये आया कि अमेरिका में, यूएसए में उस समय ये कहा गया कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हो सकते हैं। मतलब ऐसे किसी व्यक्ति का जिसका बुरा हुआ है की तरफ से कोई तीसरा व्यक्ति भी केस फाइल कर सकता है। ऐसा ही हुआ। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो था इस बात को सुना, समझा, और पीएन भगवती उस समय हुआ करते थे। कहा जाता है कि पीएन भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इस लोकस स्टैंडी को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया, थोड़ा इसमें ऐड ऑन किया, और ये एक नई चीज भारत में लेके आते हैं 90s में, ताकि समुचित कार्रवाई के दायरे को विस्तार किया जाए। और ये था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद। लोकहितवाद, और लोकहितवाद के जनक कौन है? तो जनक दिखाई पड़ते हैं हमारे, यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 जनक हैं। कहा जाता है कि जस्टिस पीएन भगवती, जस्टिस पीएन भगवती, पांडियन नारायण भगवती, कुछ ऐसे नाम है इनका, और जस्टिस कृष्णा अय्यर। तो कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती ने 80s के दौरान यूएसए से इंस्पायर होके भारत में फिर लोकस स्टैंडी को बदला। अब लोकस स्टैंडी ही नहीं बल्कि समुचित कार्यवाही में PIL भी काउंट होता है। क्लियर है? अब आओ लास्ट आते हैं, 2 पॉइंट और है कि अगर प्रकृति को देखें तो पहली प्रकृति ये आ रही है कि ये केवल अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अवेलेबल है। दूसरा, इसमें समुचित कार्यवाही करना पड़ेगा, मतलब एक लॉयर को पकड़ना पड़ेगा, या फिर PIL के फॉर्म में ये जाएगा। और तीसरा है, इसका जो केस होगा वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर होगा। वाद कहाँ दायर होगा? तो वाद, केस जो फाइल होगा वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगा। मतलब अलग क्या है? तो अलग ये है कि आमतौर पे केस के लिए हमें पहले हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है, फिर हाई कोर्ट, वहां से फिर सुप्रीम कोर्ट, सालों लंबा प्रोसेस लगता है। लेकिन यहाँ पे सीधे नॉकिंग होगी। और दूसरी बात कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो उसको डिनाई कर सके। क्यों?
क्योंकि ये एक तरह का अधिकार है, दिया गया है संविधान से, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है और कोई इस बेस पर केस करेगा तो सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। ठीक है, अब चौथा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो यहां लिखी हुई है जिस पर गौर नहीं करते हैं, वो है प्रत्याभूत। प्रत्याभूत को इंग्लिश में कहा जाता है गारंटी। प्रत्याभूत, तो ये अधिकार जो है वो प्रत्याभूत किए गए हैं, गारंटेड है। मतलब मोबाइल खराब हुआ तो बदला जाएगा, तो रिप्लेस किया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो ये गारंटेड है, मतलब कि राइट को फिर से रिक्लेम किया जाएगा, पुनर्बहाली होगी, अधिकार दोबारा मिलेंगे। और ये बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ संविधान यहां कह रहा है कि अधिकार दोबारा मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो इसके नेचर को स्पष्ट करता है। तो जब भी हम लोग इस तरह की चीजों को पढ़ें तो दिमाग में रखें कि इसका नेचर बिल्कुल अलग है, ये आम नहीं है, बल्कि ये खास तरह का अधिकार है जिसमें चार बातें तो फिक्स ही होंगी, चार बातें फिक्स होंगी और उन्हीं सब बातों को यहां पर रखा गया है। ठीक है, उन्हीं सब बातों को यहां पर रखा गया है। क्लियर है? चलो, तो ये इसी भाग के द्वारा समुचित कार्यवाही में लोकल स्टैंडी पीआईएल और सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाएंगे और प्रत्याभूत भी करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कार्यवाही होगी। अब इसका दूसरा डायनामिक पार्ट स्टार्ट होता है और वो कहता है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही। अब अधिकारों की बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या करे? सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही, थोड़ा इसको डिटेल में देखते हैं। ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय तीन तरह की कार्यवाही करेगा, 1, 2 और 3। अनुच्छेद 32(2) इस बात को कहता है कि प्रदत्त अधिकार के लिए उच्च न्यायालय क्या करेगा? निदेश, आदेश और रिट, तीन चीजें करेगा। खास है डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर करना, ऑर्डर या निदेश, आदेश देना, आदेश देगा। दूसरा डायरेक्शन देगा, मतलब निर्देश देगा। और तीसरा रिट इश्यू होगा, रिट जारी होगा। अब ये तीनों क्या है इनको थोड़ा डिटेल में कहें तो यहां सुप्रीम कोर्ट फ्री है तीनों में से किसी एक को चुनने के लिए। सबसे पहले आते हैं आदेश, ऑर्डर। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। ऑर्डर क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और वो एक तरह से सरकारों पर बाध्यकारी होता है, सरकारों पर बाध्यकारी होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जितने पॉल्यूशन करने वाले इंडस्ट्रीज हैं उनको आप बाहर फेंक दो, तो सरकारें उनको बाहर फेंकेंगी। ये ऑर्डर हो जिसका क्रियान्वयन करना संवैधानिक रूप से सरकारों का एक तरह से जिम्मेदारी है। दूसरा निर्देश। अब मान लो कि ऐसा कुछ इश्यू आ गया जिस पर किसी तरह का कोई रेगुलेशन, रूल सरकार ने किसी कारण से नहीं बनाया। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलते हैं हम लोग एक 1997 का केस देखते हैं। ये केस था विशाखा गाइडलाइन, नाम सुना होगा। तो विशाखा गाइडलाइन 1997 हो ये रहा था कि जैसे ही उदारीकरण, ग्लोबलाइजेशन आया तो कार्य क्षेत्र पर, मतलब वर्क प्लेस पर एक जेंडर पैरिटी महिलाओं के बीच जो था वो बढ़ने लगी। महिलाएं ज्यादा जो थी इन्वॉल्व होने लगी वर्क प्लेस पर। अब महिलाएं वर्क प्लेस पर तो आ रही थी लेकिन काम के मौके मिल रहे थे, जैसे कॉल सेंटर में काम मिला, कहीं रिसेप्शनिस्ट में काम मिला,
अलग अलग रोल कर रहे थे, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पे सरकारों ने कुछ भी नहीं किया था। तो तीन बड़े खतरनाक केस आ गए। जैसे एक केस आ गया, आप उस केस के बारे में सुनोगे तो रुआ कांप जाएगा, सिहर जाएगा। भावरी देवी देवी केस। ये एक ऐसा केस है जिसने पूरे इंडियन सिस्टम को झकझोर दिया था। तो भावरी देवी एक तरह से सोशल, इसको समझ सकते हैं, आशा दीदी थी। जैसे मतलब गांव गांव जाके सबको अवेयर करना, वोटर आईडी कार्ड बनवाना, ये सब राजस्थान में। इनके साथ ब्रूटल रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। पूरा का पूरा इनका बॉडी सैंड में दबा दिया गया। बाद में चलकर स्केलेटॉन मिले और उससे तय हुआ, हड्डी मिला और उससे तय हुआ कि ये हो रहा था। अकेला केस ये नहीं था। इसी समय जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम में रोड पर एक रेप हुआ। इसका गुरुग्राम, ये सब अलग सा केस था। गुरुग्राम रेप 90s के आसपास, 1996-7 में हुआ है ये। 6-7 इतना, 1996-97 चलते रोड पे तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, गुरुग्राम कुछ और आ रहा है, गुरुगांव रेप है वो। तो बहुत खतरनाक हुआ ये कांड। गुरुगांव, और बहुत सेमफुल इवेंट था ये, इससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता था। उस समय में बहुत ज्यादा गुरुग्राम में गैंगरेप हुआ, सड़क पे गैंगरेप किया गया। कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं, कोई इंस्टीट्यूशन का कुछ नहीं था। मतलब कंडीशंस में बता रहा हूं कि जब किसी ऐसे ऐसे काम के लिए जब कोई प्रिसीडिंग्स नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, कोई रेगुलेशन नहीं हो, वहां पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है, मतलब कार्यवाही के नियम बताता है, कैसे काम करना है। तो यहां अगर उस कार्यवाही के नियम बनाता है सुप्रीम कोर्ट, और वो कहता है कि भाई अगर चीजें नहीं है तो आप ऐसे काम करो ना। पूरा डिटेल लिस्ट आ गया कि जितने भी कॉल सेंटर वाले होंगे वो अपने स्टाफ को फुल प्रोटेक्शन देंगे, नाइट ड्यूटी नहीं करवाएंगे, अगर मजबूरी में करवा रहे हैं तो घर से लाने जाने ले जाने के लिए कैब की फैसिलिटी देंगे। ऐसे ही हुआ था एमसी मेहता केस में, जो तमिलनाडु वाला था। तो वहां भी सेम हुआ, ये निर्देश दे सकता है। अब आओ तीसरा, तीसरा जो लास्ट है, यहाँ पे विशाखा गाइडलाइंस है। बहुत बड़ा केस था। एग्जाम्पल इसका है तो विशाखा दिशा निर्देश, दिशा निर्देश 1997। अब और तीसरा रिट क्या है? तो देखो, रिट का जो कॉन्सेप्ट है वो है विशेषाधिकार रिट भी कहते हैं, प्रेरोगेटिव रिट भी कहते हैं इसको। तो विशेषाधिकार रिट है ये, और ये एक तरह का विशेष आदेश है, विशेष आदेश है। ऐसा आदेश है जिसका अवहेलना या मना नहीं किया जा सकता है। ये आमतौर पे यूके के किंग या क्वीन को पहले प्राप्त था, तो वहीं से ये चीजें सामने आई है, रिट्स। अब आओ कि रिट जो है, रिट, ठीक है, सब सही चल रहा है, रिट। अब रिट में आते हैं तो ये विशेषाधिकार थे और ब्रिटेन से लिए गए, जहां पर उसके किंग और क्वीन इसको एक्सरसाइज करते थे। ये अधिकार अब हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं मिला, ये मिला सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी रिट इश्यू कर सकता है। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है, और हाई कोर्ट के लिए जो आर्टिकल है वो है 226। तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट इश्यू करता है और सुप्रीम कोर्ट रिट इश्यू करता है 32 के तहत। बट सुप्रीम कोर्ट का दायरा अलग है, हाई कोर्ट का अलग, आगे हम कर लेंगे इसका, अलग है। चलते हैं थोड़ा रिट्स के बारे में, रिट्स के बारे में समझ लेते हैं, रिट को समझ लेते हैं, रिट को समझ लेते हैं। वैसे रिट होते हैं बहुत बड़े, फिर भी यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ चीजों को
बताओ, चीजों को रखूं सामने।